गाइस देखते हैं आज हम बिहेवियरल डिसऑर्डर। देखो बच्चे को कैसे क्या 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 कर रहे हैं ये सब क्या है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है। देखो ये मिट्टी खा रहा है, ये दांत बीच रहा है, मिट्टी ग्रंटिंग कर रहा है, ये थम सकिंग कर रहा है। ये देखो बेड में इसने वो वॉशरूम कर दिया। ये इसके कोज है टीथ ग्रंटिंग के। ये देखो ये है ना, अनयूरोसिस वाली कंडीशन है। तो ये सब क्या है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है। ये बिहेवियरल डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन किस में मिलता है, चिल्ड्रन में मिलते हैं। कौन सी एज में मिलते हैं, तो ये लेस देन 5 ईयर की वाले बच्चों में ये मिल जाएंगे आपको, है ना। तो देखते हैं अपन सबसे पहले कौन सा बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है ना। तो ये देखो, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, पिक्का, फूड फ्यूजिनेस, डिफिकल्टी इन टॉयलेट ट्रेनिंग, टेम्पर टेंट्रम, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स, ये सब क्या है, ये सब क्या है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है ना। बिहेवियरल डिसऑर्डर है ये पिक्का। पिक्का देखो, persistent eating non-nutritive substance such as wood, charcoal, paint, earth, ये क्या होता है, for at least 1 month in manner that is inappropriate for the development level। मतलब ये ना 1 महीने के अंदर अंदर डेवलपमेंट लेवल होता है ना बच्चों का, जो मतलब इनकी डेफिशिएंसी होती है ना, इसलिए ये पिक्का मतलब मिट्टी विट्टी खाता रहता है बच्चा। मेनली ये क्या, नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, मिट्टी में कोई न्यूट्रिशन थोड़ी ना होते हैं, ये तो न्यूट्रिशन खाता है। मतलब मिट्टी खा रहा है बच्चा, तो कौन सा मेनली न्यूट्रिशन की कमी होगी बच्चे में, तो मेनली किसकी कमी होगी, आयरन की कमी होगी। आयरन की क्यों कमी होगी, क्योंकि उसके अंदर जो आयरन है ही नहीं मिट्टी के अंदर, है ना। मेनली बच्चे को क्या है, क्या आयरन चाहिए डेवलपमेंट के लिए, हीमोग्लोबिन बनने के लिए, तभी तो वो ऑक्सीजन लेगा सही से वो मेच्योर होगा, तभी उसका ब्रेन सही काम करेगा, है ना। मेनली इसलिए आयरन की कमी हो जाती है, तो फिर बच्चा बहुत डिजीज़ से सफ़र करने लगता है। तो ये मतलब जो पिक्का है किसके साथ एसोसिएट होता है, मेनली किसके मतलब कैसे हो सकता है, तो पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, माल न्यूट्रिशन, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, जिससे क्या होता है, सेम में चल जाता है बच्चा, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के अंदर चल जाता है ना। तो विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन कैन प्री डिस्पोज टू पिक्का, डेवलपमेंट डिले होता है उसका, क्योंकि उसने आयरन नहीं लिया है। प्री नेटल नेगलेक्ट या अब्यूज़, मतलब मदर ने कुछ खा लिया है पहले, तो वो पिक्का में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखना, एक क्यों मतलब नोट है कि व्हाट इज़ ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, मतलब एक तो डेवलपमेंट होता है, एक ग्लोबल डेवलपमेंट डिले होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो 2 मोर देन डोमेन्स डेवलपमेंट होता है, 5 डेवलपमेंट होता है ना अपने पीडिया के अंदर। कौन कौन से होते हैं, मोटार मतलब ग्रोस मोटार डेवलपमेंट माइलस्टोन, फाइन मोटार डेवलपमेंट माइलस्टोन, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट माइलस्टोन, लैंग्वेज डेवलपमेंट माइलस्टोन, और विजन एंड हियरिंग माइलस्टोन। ये क्या होता है, 5। यदि इनकी ना 2 मोर देन डोमेन्स की मतलब डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, तो उसे ग्लोबल डेवलपमेंट डिले बोलते हैं अपन, है ना। अब आगे देखते हैं, दे आर इंक्रीज रिस्क ऑफ, जो पिक्का है उनकी कौन सी रिस्क हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लेट पॉइजनिंग हो सकती है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को, बार बार परसिस्टेंट अगर डस्ट वगैरह खा रहा है तो। एनी बेबी वुल टेक चारकोल इट मस्ट बी हैव वॉर्म इन इनसाइड टमी, मतलब उसके टमी के अंदर है ना वो वॉर्म, मतलब वो इन्फेक्शन हो जाएगा। कौन सा इन्फेक्शन होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा। इसके लिए क्या देंगे अपन, डी वॉर्मिंग मतलब क्या होता है कि भाई उसका किलिंग ऑफ द वुर्म, जो वोम होता है उसको मतलब पैरासाइटिक वाला इन्फेक्शन उसको मारना। तो मेनली कौन सी टेबलेट यूज़ लेते हैं अपन, एल्बेंडाजोल लेते हैं ना, एल्बेंडाजोल लेते हैं। मोर देन 2 ईयर के अंदर 200 मिलीग्राम, और मोर देन नहीं सॉरी लेस देन 2 ईयर के लिए 200 मिलीग्राम लेते हैं, मोर देन 2 ईयर के लिए 400 मिलीग्राम लेते हैं। हाउ टू ट्रीट, मतलब कैसे ट्रीट करोगे अपन इसको, पिक्का को कैसे ट्रीट करोगे आप, है ना। पिक्का को कैसे ट्रीट करोगे, तो भाई देखो पिक्का है ना, पिक्का को अपन ट्रीट करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू कोज एंड सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे अपन। जैसे आयरन हो रहा है तो आयरन दे दो बच्चे को, मतलब बिहेवियरल मोटिवेशन थेरेपी देते हैं। डीवॉर्मिंग मतलब चाइल्ड को जिस प्रकार की डिजीज़ है वो देते हैं। पैरासाइटिक हो गया तो डीवॉर्मिंग द चाइल्ड कर देंगे उसको। स्क्रीनिंग फॉर लेट पॉइजनिंग, उसको हैबिट वाले डिसऑर्डर कौन कौन से है, देखो एक तो अपन बिहेवियर देख रहे हैं उसमें पिक्का हो गया, एक हैबिट वाले जो बार बार वो बच्चा करता है, एक तो नेल बाइटिंग करता है, थंब सकिंग करता है, और टिक्स मतलब क्या होता है, मतलब बॉडी वाले टिक मतलब क्या होता है, टिक एंड बॉडी, है ना। बॉडी वाले डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, पहले थंब सकिंग देखते हैं। पहले इमेज दिखा देता हूँ मैं आपको थंब सकिंग की। थंब सकिंग कहाँ गया, थंब सकिंग ये रहा,
ये बच्चा कह रहा थम सकिंग कर रहा है बार बार, है ना। देखते हैं अपन हैबिट डिसऑर्डर थम सकिंग, कहाँ गया भाई थम सकिंग। ये रहा थम सकिंग। थम सकिंग कौन करता है? बच्चा। बच्चा खुद ही करेगा या फिर दूसरे तक आकर उसके मुंह में उंगली नहीं देंगे ना। थम सकिंग मतलब क्या होता है? सेल्फ सूथिंग बिहेवियर डिस्चार्ज, है ना। वो सेल्फ मतलब थम सकिंग क्यों करता है? क्योंकि वो अपने वो टेंशन होती है, उसको स्ट्रेस होता है, उसको रिलीव करने के लिए वो खुद सब थम सकिंग करता है। ये कौन सी एज ग्रुप में होता है? लेस देन 5 ईयर में होता है ये। मोस्ट कॉमन इन इन्फेंट एंड टोडलर में होता है। मतलब 5 उम्र बिहेवियरल डिसऑर्डर के लिए कॉमन है, आप लिख सकते हो किसी में के अंदर। पी के एज कौन सी होती है? मतलब 18 से 21 मंथ होते हैं। डिसअपियर 4 ईयर होता है। ये ग्राफ देखो आप, है ना, ये ग्राफ देखना, ये ग्राफ है एक एज ग्रुप का। इसके अंदर देखो आप, ये क्या है? ये 1 2 3 4 ये एज है बच्चे की। ये क्या हो रहा है? यहाँ से ऑनसेट हो रहा है, यहाँ डिसअपियर हो रहा है। मतलब ये ऑनसेट होते होते पीक पे गया, पीक पे होकर डिसअपियर होने लगा है एकदम से। ये एज ग्राफ है ना, एज ग्राफ है बच्चे का, ठीक है। आप लिख सकते हो एग्ज़ाम के अंदर, अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें। वोट इस मतलब ये थम सकिंग क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है देखना आप। थम सकिंग कौन कौन सी प्रॉब्लम कर सकता है? वोट इज़ कैन लीड टू डेंटल माल ओक्यूलेशन कर सकता है, टीथ डिफॉर्मिटी, बेड टीथ। मतलब ना तो गम्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, टीथ आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, टीथ सही से बनेंगे नहीं, ऊपर नीचे बन जाएंगे। तो उसे प्रोस्थेटिक के हिसाब से फिर बाद में इलाज करते हैं बच्चे का। डेवलपमेंट डिले हो जाएगा टीथ का, ऐसे प्राइमरी टीथ हो जाएंगे, सही से नहीं आएंगे, ऐसा है। सम बेबी कैन सो मच, कुछ बेबी में से बहुत ज़्यादा होता है ये। मतलब क्या होता है? थम सकिंग करने से जो उंगलियाँ हैं उंगलियों पर क्या हो जाएगा? जैसे अंगूठा ले रहा है, अंगूठा पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? पेरानाइचिया बोलते हैं ना। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल पर ये इन्फेक्शन होता है फंगल वाला। तो परसिस्टेंट यानी सो मच बहुत ज़्यादा करता है ना ये तब इसको बोलते। एक होता है ब्रुक्सिज्म। ब्रुक्सिज्म मतलब क्या होता है? टीथ ग्रंटिंग, सो यू वरी। जब ये चिंता में होता है ना बच्चा, जब टीथ ग्रंटिंग करता है, जो ब्रुक्सिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया? ये रहा ब्रुक्सिज्म, ग्रंटिंग ऑफ टीथ। क्या? ग्रंटिंग ऑफ टीथ। ये बच्चा ये हो रही है चिंता में, और देखो कितना क्यूट लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चा भी। देखना ब्रुक्सिज्म कहाँ गया भाई अपना ब्रुक्सिज्म, जल्दी आ जा ब्रुक्सिज्म। ये रहा देखो, टीथ ग्रंटिंग। टीथ ग्रंटिंग क्या है? टीथ ग्रंटिंग देखो भैया, टीथ ब्रुक्सिज्म, टीथ ग्रंटिंग शुड यू पे होरी। बिगिन कब होता है? ये स्टार्ट कब होता है? 1 से 5 ईयर, फिफ्थ ईयर, फर्स्ट 50 ईयर ऑफ लाइफ। किसके साथ एसोसिएट करते हो इसको? मतलब मेनली ये कब होता है? एसोसिएट विद डे टाइम एंजाइटी, जब दिन के समय एंजाइटी होगी बच्चे को तो वो ब्रुक्सिज्म करेगा। ये देख लो आप। कैन लीड, आप भी करते हो ना कभी कभी, गुस्सा आता है तो फिर आप ऐसे मुँह को ऐसे बना लेते हो, ऐसे दांतों को जैसे कड़चा कर लेते हो, तो फिर जैसे एंजाइटी कम होती है। कैन लीड टू आके देखते, कैन लीड टू टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट पेन। जो ये अपना यहीं से ही करेगा ना बच्चा। तो दांत बिचेगा तो कहाँ से? टेम्पोरल और ये मैंडिबुलर वाला जॉइंट है उसमें पेन होगा, जोर से बिचेगा। तो ये और क्या करा सकता है? डेंटल ओक्लूजन भी करा सकता है, ठीक है ना। ये हो गया ब्रुक्सिज्म, है ना। ब्रुक्सिज्म होने के बाद अपन देखते हैं टिक्स डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर किससे? बॉडी से रिलेटेड है। ये कैसे होते हैं? अब्रप्ट ऑनसेट होते हैं, फास्ट होते हैं, पैरोक्सिस्मल होते हैं, नॉन रिदमिक होते हैं, अपना कंट्रोल नहीं होता है, मोटर और वोकल। मतलब परसिस्टेंटली आप बार बार ये ना बच्चा इससे करता रहेगा बॉडी को। मतलब इससे जैसे देख लो आप, स्टेरियोटाइप होता है ना साइकेट्री के अंदर एक टर्म, उसी तरह से रिपीटेडली बार बार करता रहता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? मोटल डिसऑर्डर और वोकल डिसऑर्डर, 2 प्रकार के होते हैं ना। ये तो वोकल डिसऑर्डर, वोकल के अंदर देखो वोकल के सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स,
ये मोटार भी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के हो गए। सिंपल मतलब क्या होता है कि जैसे मोटार कोई मोटर स्निपिंग मतलब सिंगल मसल का यूज़ कर रहा है, स्निपिंग, शोल्डर सगरिंग, आई ब्लिंकिंग, मतलब सिंपल है। कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल मसल का जो यूज़ कर रहा है ना बच्चा, उसको कॉम्प्लेक्स मोटार डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे मल्टीपल मसल स्विंगिंग ऑफ हैंड। वोकल टिक्स के अंदर सिंपल के अंदर थ्रोट क्लियरिंग से मतलब एक ही वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। देखो थ्रोट क्लियरिंग, स्नीजिंग, खफिंग ऐसे करता है। बार कोई बच्चा पढ़ा रहा है, जैसे कुछ भी कर रहा है तो वो बार बार ऐसे कर रहा है ऐसे कुछ भी कर रहा है, मतलब कुछ भी और वॉइस निकाल रहा है बार बार, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स का मतलब वो बार बार मतलब कोई वर्ड्स बोल रहा है, पैराग्राफ बोल रहा है, कोई भी सेंटेंस बोलने के बीच में बार बार ये क्या बोल रहा है, वर्ड, पैराग्राफ, सॉन्ग ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो वोकल टिक के अंदर है हम कॉम्प्लेक्स वोकल टिक। एज ऑफ ऑनसेट कौन सी एज में 4 से 6 ईयर में होता है। पीक पीक क्या होता है, 10 से 12 ईयर होता है इसका। ईटिंग डिसऑर्डर देखते हैं अपन अब आगे ना। ईटिंग डिसऑर्डर देखते हैं कौन कौन से ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर इसमें है नहीं, हाँ बाद में देखेंगे। ये पहले अपन ये देख रहे हैं ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स। मतलब एक मदर आई बेबी को लेके और वो मदर बोली डॉक्टर साहब ये तो ना बार बार इसे सांस को रोक रहा है, सांस को रोक लेता है, पता नहीं क्या हो गया इसको, ऐसा वैसा। तो फिर आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे यार बच्चे को यार कोई क्या हो गया, तो कुछ भी डायग्नोस नहीं हुआ। फिर अपन देखते हैं यार बच्चे को कोई एंजाइटी हो गई या फिर कुछ हो गए, वो चेक करते हैं। तो देखते हैं ब्रीथ होल्डिंग इस पर रिफ्लेक्स इवेंट ट्रिगर्ड बाय प्रोवोकेशन। कौन कौन से प्रोवोकेशन होते हैं, एनी पेन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, चिल्ड्रन स्टार्ट क्राइंग, रोने लग जाता है, एट फुल एक्सपायरेशन चाइल्ड बिकम एपनिक, साइनोटिक, पेल। ये क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस, हाइपोटोनिक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्यों होता है, क्योंकि ब्रीथ रोक लेता है। तो ब्रीथ रोक लेता है तो क्या होगी, जरा सी बात है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हिपोक्सिया हो जाएगा बच्चे को, तो फिर क्या होगा ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो ये सब देखने को मिलेगी। एपनिया, साइनोटिक पेल ओनली कौन सी एज ग्रुप में होता है, तो लेस देन 5 ईयर में होता है ना। अब कौन सा, नॉक्चूरियल एन्यूरिसिस, ये एक और बीमारी है नॉक्चूरियल एन्यूरिसिस, चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होती हैं। मतलब मेनली देखो बोवेल एंड ब्लैडर मेनली मेच्योर कब हो जाते हैं, मतलब कंट्रोल में कब हो जाते हैं, 5 मोर देन 5 ईयर ओल्ड पे भी होता है ना, उसमें ये सब मेच्योरली बोल रहा हूँ मैं, मेच्योर हो जाता है, बिल्कुल मेच्योर हो जाता है, पास यूरिन कर सकता है ना मेनली बेबी। तो अब ये नहीं कर सकता, वो कौन सी बीमारी नॉक्चूरियल एन्यूरिसिस होगा। अब देखते हैं नॉक्चूरियल एन्यूरिसिस। नॉक्चूरियल वाला एन्यूरिसिस वाला बेबी है ना, वो कौन सी एज ग्रुप में होता है, 5 ईयर ओल्ड बेबी पास यूरिन इन बेड। 5 साल का बेबी ओल्ड है, वो यूरिन कर रहा है बेड पे। मतलब अब देखना, चाइल्ड इज ड्राइव बाई डे कब कर लेता है, 2 ईयर पे, 18 मंथ में मोस्ट, मतलब 18 मंथ पे करता है, 2 ईयर में आप याद कर सकते हो। एक चाइल्ड ड्राइव बाई नाइट 3 ईयर और 36 मंथ में कर लेता है ना। मोस्ट कॉमन कोज क्या है, मोस्ट कॉमन कोज इसका नॉक्चूरियल एन्यूरिसिस। बच्चा बेड पे क्यों कर देता है, क्या हो गया उसको, तो उसको स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, यूटीआई, न्यूरोजेनिक ब्लैडर बैलेंस एक्टिविटी, एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी, ऐसा कुछ हो सकता है। आप एक मिनोमिक याद कर लो एन्यूरिसिस का, मतलब बहुत अच्छा एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो आप, उसको याद भी कर सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो उसको याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा ये। कौन कौन से होता है, एनवायरमेंटल चेंजेस, नॉक्चूरियल, ये लिख दो पूरा मिनोमिक, तो लिख दिया सर। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज तो यही होता है सर, मतलब स्ट्रेस हो गया बच्चे को, ये हो गया, उसको पेन हो गया, उसको एंजाइटी हो गया, उसको कुछ बोल दिया उसने, ये पूरी रात हो तो मतलब ऐसे उसकी मदर ने उसको बोल दिया तो यूरिन होल्ड ही नहीं कर सकता, ऐसा वैसा। फिर वो क्या होता है, हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ, फिर ऐसे रात को सोचता रहता है, तो उसको ब्लड क्या होता है कंट्रोल में नहीं रहता है, तो फिर वो यूरिन पास कर देता है नॉर्मली। तो वो सब क्या हो गया, इन्वायरमेंटल चेंजेस है ना। तो इन्वायरमेंट से नहीं मिला उसको बच्चे को, तो वो मोटिवेशन मतलब मोटिवेट और ऐसे कैसे होगा, था फिर कैसे कंट्रोल कर पाएगा। आप ऐसे बोलोगे नहीं तू कर सकता है, ये कर सकता है, तो वो कर लेगा बच्चा, मैं बोल रहा हूँ। फिर एन का मतलब क्या है, नक्चूरिया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब उसकी मसल्स
सही काम नहीं कर रही हैं ब्लडर की, तो वो हो जाएगा। नाइट टाइम अवेकनिंग, यूरिनरी हैबिट चेंजेस नहीं है, रिवार्ड्स, पनिशमेंट, ईटिंग, स्ट्रेस स्टाइल, कोज क्या है, ये सब क्या है कि ये आप यदि इन्वायरमेंटल को अच्छे से मनाओगे ना, ये सब कोज नहीं होंगे नॉर्मली। अगर बच्चे के अंदर कोई डिफिशियंसी नहीं है तो वो कर लेगा कंट्रोल, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं करेगा। आगे देखते इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, मेनली डेफिनेशन देखो भाई, डेफिनेशन देखते हैं। अन्यूरिसिस मेनली मतलब अन्यूरिसिस की डेफिनेशन बता रहा हूँ। ऐसे तो मेनली आप सभी है ना, ऐसे लेस देन 5 ईयर लिख देंगे, अभी कंट्रोल नहीं कर पाता है ऐसा वैसा, तो हम मेनली डेफिनेशन देखते हैं। अन्यूरिसिस इज डिफाइंड एज ए नॉर्मल नियरली कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ ब्लडर एट ओरिफिलेज एंड टाइम एटलीस्ट ट्वाइस ए मंथ आफ्टर 5 ईयर एज ना। ये मेनली डेफिनेशन है इसकी। If one parent has positive, then each child 44% risk of nocturnal aneurysm। यदि एक पेरेंट्स पॉजिटिव है इस बीमारी से तो वो 44% रिस्क हो जाता है नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस एक अगले वाले चाइल्ड के अंदर। ईच, कि दोनों पेरेंट्स हैं इस बीमारी से पॉजिटिव तो ईच चाइल्ड है 77 रिस्क हो जाएगी उस बच्चे को, 77% रिस्क हो जाएगी उस बच्चे को, यदि दोनों पेरेंट्स अगर नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस से है सफ़र कर रहे हैं तो। दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। दो टाइप हो गए, प्राइमरी और ये सेकेंडरी। प्राइमरी में मोस्ट कॉमन क्या, नेवर बीन ट्राई, ये नाइट टाइम के अंदर ये नहीं करेगा, डे में तो कर लेगा। बेड वेटिंग मोस्ट, अब देखना है सेकेंडरी देखना, रिटर्न ऑफ बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन और एडल्ट्स हु आर प्रीवियसली ड्राई फॉर एटलीस्ट मतलब 6 महीने तक तो मेरा बेबी अच्छा था, और 6 महीने के बाद में मेरा बेबी मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो कौन सी बीमारी हो गई, तो ये कौन सी हो गई, तो सेकेंडरी नॉक्टर्नल। पहले तो कर पा रहा था ना वो, अगर प्राइमरी होगी तो वो पहले भी नहीं कर पाएगा दिन में, फिर बाद में सेकेंडरी में तो कर रहा है ना वो, दिन के टाइम, नाइट टाइम के टाइम नहीं कर रहा है वो। ठीक है, अब आगे क्या करो, ट्रीटमेंट क्या दोगे इस नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस में। पहले मोटिवेशनल थेरेपी देंगे, सिंपलेस्ट इन सबसे पहले ना अपन थेरेपी ही देंगे, पहले ड्रग्स नहीं देंगे बच्चे को। फर्स्ट मतलब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो यही है कि भाई पहले आप थेरेपी दो फिर बाद में ड्रग्स यूज करो। बोल रहा हूँ ना, इन्वायरमेंटल चेंज कर दो आप बच्चे का, वो कर लेगा कंट्रोल। ठीक है, तो पहले कौन सी मोटिवेशन थेरेपी देंगे, थेरेपी कौन सी देंगे, पहले मोटिवेशन थेरेपी दे दो। अलार्म थेरेपी क्या होती है, जब बच्चा है ना तो एक अलार्म लगाते हैं, घंटी लगा देते हैं, जब वो उसके पेम्पर्स के पास जब ये टॉयलेट करता है ना, जैसे लीक होता है तो वो क्या अलार्म बोल जाता है, अलार्म बोलता है, कानों के पास अलार्म होता है, तो अलार्म बोल जाता है, तो बच्चा क्या एकदम कॉन्शियस हो जाता है, तो वो एकदम से देखेगा मैं क्या कर रहा हूँ, रोक लेगा वो उसको, इसलिए अलार्म थेरेपी यूज़ करते हैं इसके अंदर। फिर एक कंडीशनल थेरेपी, किस कंडीशन में के हिसाब से वो बच्चा यूरिन पास मतलब कर रहा है, मतलब उसको शाम को पापा ने कुछ बोल दिया ऐसा वैसा है, तू ऐसा है, उस कंडीशन मतलब उस कंडीशन को चेंज कर दो आप, शाम को नहीं है तू नहीं कर मतलब ऐसा मैं हम नहीं कर सकता है, तू बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा सब चेंज कर दो कंडीशन। ठीक है, अलार्म थेरेपी में ये। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, डेस्मोप्रेसिन देते हैं, एंटी डायरेटिक, ये ना मेनली ड्रग्स यूज करते हैं, एडल्ट्स में भी करते हैं, चिल्ड्रन में भी करते हैं डेस्मोप्रेसिन। एक ओरल दे सकते हैं, बेड टाइम इफेक्टिव 14% है ये ना। एक थर्ड ड्रग है इमिफ्रामिन, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिफरेंट है ये इमिफ्रामिन। ठीक है साहब, तो आगे देखते हैं, आगे अपन ये देखेंगे मतलब डेस्मोप्रेसिन का और कौन कौन से तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपन, एडिशनल पॉइंट देख सकते हैं ना अपन, एडिशनल पॉइंट कौन कौन से हैं। तो भाई इंटरनेशनल डेस्मोप्रेसिन नोज लॉन्गर यूज इन नॉक्टर्नल ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया और कन्वर्जन कर देंगे, ये इसके साइड इफ़ेक्ट है ना डेस्मोप्रेसिन के। क्या हो गया यार, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। डेस्मोप्रेसिन इज यूज टू ट्रीट, किस किस में डेस्मोप्रेसिन देते हैं, मतलब ऐसे लिंक करके पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और बहुत मतलब सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का।
तो मेनली अपन किस किस में यूज़ करते हैं डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन देखते हैं भैया, डायबिटीज इंसिपिडस, ब्रीड वेटिंग, हीमोफीलिया ए और वन बिल्डिंग, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं ब्लड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, वन बिल्डिंग ये एक फैक्टर होता है ब्लड के, मतलब जो थ्रोम्बोसाइट होता है उसको चिपकाने का काम करता है। वो चिपका मतलब ये इसकी कमी हो जाएगी ना, तो थ्रोम्बोसाइट मतलब जो थ्रोम्बोसाइट वो होएगा ना, थ्रोम्बोस वो चिपकेगा नहीं, तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। और हीमोफीलिया में तो वो क्या होता है, अल्फा और बीटा दो चेन होती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है अल्फा और बीटा, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन नहीं बनेगा, तो हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन सही से नहीं मिलेगा तो आरबीसी ज़्यादा नंबर में होगी, तो फिर ऐसा दिक्कत हो जाएगी ना। इसी प्रकार से हीमोफीलिया ये है। ये दोनों रिसेसिव डिसऑर्डर है। ड्रग्स गिवन इंट्रानेजल, कौन कौन सी ड्रग्स नेजल के नाक के अंदर देते हैं अपन मेनली देखते हैं भैया। कोविड वैक्सीन देते हैं, H1 देते हैं, N1, फेब्राइल सीजर देते हैं। फेब्राइल सीजर में कौन कौन सी इंट्रानेजल मिडाजोलाम देते हैं और रेक्टल डाइजेपाम देते हैं। डेस्मोप्रेसिन हीमोफीलिया में देते हैं, डायबिटिक इंसिपिडस में देते हैं और जुकाम में देते हैं कोराइजा। अब देखते हैं आगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। या देखो इसका एक ट्राइड सिम्टम आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है ना, इम्पेयर्ड ऑफ सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टेरियोटाइप एंड रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर पैटर्न। स्टेरियोटाइप से बोलो जो बच्चा बार बार करता है, रिपीटेडली बिहेवियर करता है उसे बोलते हैं स्टेरियोटाइपल। डेफिनेशन देखते हैं अब इसकी। डेफिनेशन क्या बोल रही है, persistent impairment in reciprocal social communication and interaction, repetitive pattern of behavior और tact, मतलब ये बच्चा बार बार है ना एक ही एक बिहेवियर करता जाएगा, उससे ऑटिज्म इस पर अकड़ जाएगा बच्चा, जैसे खुद की करेगा बस, ऐसा बोलते हैं ऑटिज्म। इसमें ये कोज क्या है, मदर ने एंटीनेटल बेबी के एंटीनेटल पीरियड के दौरान ड्रग्स ली थी, उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर अपीयर हो सकते हैं। थैलिडामाइड, वेलफ्रोड, ऑर्गेनोफॉस्फेस, रुबेला। वेलफ्रोड एंटीडी करा सकते हैं ना, फोकोमीलिया कराते हैं थैलिडामाइड, सी लिम्ब डिफेक्ट कर देता है। रुबेला ये ट्रिक है ना, कॉफ़ी कैफ़े डे, रुबेला कॉफ़ी कैफ़े डे। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कराता है, कौन सा कराता है, पीडीए कराता है। कैटरेक्ट और डेफनेस ट्रिक के हिसाब से याद कर लो, अच्छे से याद होगा। रुबेला क्या क्या कराता है। स्क्रीनिंग क्या करेंगे भैया इसकी स्पेक्ट्रम, तो एम चेड, ये क्या मिनोमिक है, मतलब मॉडिफाइड चेकलिस्ट ऑटिज्म टोडलर, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर 16 से 30 मंथ ऑफ एज। ये इसकी स्क्रीनिंग भी हो गई। तो फिर अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे दो ट्रीटमेंट के लिए, एटॉमिक नेजल इंटरनेजल ऑक्सीटोसिन देते हैं। ये क्या है, क्लिनिकल फीचर हैं इसके ऑटिज्म डिसऑर्डर के, देख लो यार, सरल है, बहुत इजी है। इसके बाद में अपन देखते हैं एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम क्या होता है, एस्पर्जर सिंड्रोम में क्या होता है, ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म के पूरे सिम्टम इसमें आएंगे ना। इसमें क्या होता है कि बेबी का IQ नॉर्मल होगा, इसके अंदर का लैंग्वेज मेनली लैंग्वेज भी है ना, मतलब लगभग लैंग्वेज के अंदर भी ठीक ही है और तो गुड होगा। शाहरुख खान वाला है ना, शाहरुख खान वाले फिल्म में एक है मूवी, वो देखना है। एस्पर्जर सिंड्रोम का बहुत अच्छे से प्रकार का है उसके अंदर, मतलब उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, ऐसा देखते हैं। चलिए, एवरेज ऑफ अबव IQ इंटेलिजेंस और मे नॉट बी नॉर्मल, मोटर स्किल आर गुड, कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज स्किल आर ऑल्सो गुड, देयर लैंग्वेज स्किल आर ऑल्सो एप्रोप्रिएट कंडीशन। बट नॉर्मल क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ Asperger syndrome can lead to difficulty in interacting social or repeat behavior sometimes clumsiness। अब एक क्वेश्चन आता है इसका, जैसे अपन आप एक आगे एग्ज़ाम के अंदर, तो एग्ज़ाम के अंदर आता है विच इज सेकंड मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन गर्ल्स, तो रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम मतलब क्या होता है, मतलब डिफिकल्टी टू डू मूवमेंट। रेट सिंड्रोम मेनली क्या होता है, रेट सिंड्रोम है ना, ये
6 मंथ से 2 ईयर के बाद में अपीयर होता है ना। 0-6 से क्या होगा, नॉर्मली बेबी की ग्रोथ वगैरह सब सही हो जाएगी। 6 महीने से बाद में कुछ नहीं होगा। बेबी जैसे कंट्रोल यूरिन नहीं कर पाएगा, रिफ्लेक्स नहीं आएंगे उसके अंदर, माइलस्टोन नहीं आएंगे, ये वाले सिम्टम बस सारे रेट सिंड्रोम में देखने को मिलता है अपने ना। तो देखते हैं चलो। रेट सिंड्रोम क्या होता है? रेट सिंड्रोम डिफिकल्टी टू डू मोटर मूवमेंट, नॉर्मल वाइब्रेशन मोर देन 6 रिग्रेशन और एक्वायर्ड माइक्रोस्पेली। म्यूटेशन ऑफ कौन सा MECP2 जीन म्यूटेशन होता है। पीरियड नॉर्मल डेवलपमेंट फॉलोड बाय रिग्रेशन। क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोसिस, नॉर्मल डेवलपमेंट 0 से 6 मंथ तो लाइव होता है, मोर देन 6 हेड ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम 4 मंथ, लॉस ऑफ पर्पसफुल हैंड मूवमेंट, क्लासिक स्टेरियोटाइप हैंड मूवमेंट, गेट डिस्प्ले मोर 2 to 4 difficulty in activities requiring coordination and movement. Zoophilia, Handfeld, Ronaldo are seen in Rett syndrome. एक क्वेश्चन है, देख लेना, ये बहुत अच्छा है। ADHD तो मोस्ट कॉमन है। अटेंशन, कोई बच्चा है उसके अंदर अटेंशन और क्या होता है, अटेंशन की वजह से क्या करता है, हाइपरट्रोफी करता है वो, सॉरी हाइपर एक्टिविटी नहीं, हाइपर एक्टिविटी करता है वो। हाइपर एक्टिविटी क्यों करता है? क्योंकि वो जो इम्पल्सिविटी मतलब क्यों करता है, उसको स्ट्रेस आ रखा है, इसलिए सर मुझे करने दो, एक सेकंड में पैर हिलाता रहता है बार बार, सर मेरे को तो वो उधर जाके आने दो, मैं पक्का फट लूँगा, ये कर लूँगा। तो वो इम्पल्सिविटी करने के लिए, मतलब उस अर्ज को मिटाने के लिए ना हाइपर एक्टिविटी करता है। तो ये ADHD है, मतलब वो बच्चा एक जगह से नहीं रहता, सर मेरे को एक बार ये करने दो, फिर बाद में फट लूँगा, ये कर लूँगा, इसे बोल रहे ADHD है ना। ये मोस्टली ना मोस्ट कॉमन बॉयज़ के अंदर होता है। मोस्ट कॉमन बॉयज़ के अंदर मतलब डोपामिन लेवल कम हो जाता है इसका, मतलब एक ट्राइमेनल इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी, लो डोपामिन मौलिक बहुत कोस करता है। ये डोपामिन होता है क्या वैसे, कहाँ होता है ये डोपामिन, कहाँ होता है? वो तो वेंट्रिकल्स ही है। डोपामिन ब्रेन के अंदर होता है, ये ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रंटल कॉर्टेक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? पर्सनालिटी के लिए, बिहेवियर के लिए, प्लानिंग के लिए। डोपामिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल? मोटिवेशन के लिए, फोकस के लिए, अलर्टनेस के लिए। MFA ये एक मिनोमिक है, इटियोलॉजिकल एंटीस्पेक्टर का। मेटरनल स्मोकिंग, लेड, मर्करी, एल्कोहल, जेनेटिक D81 एंड ये देख लो आगे ना, बहुत अच्छे वीडियो हैं। अब हमारे आएंगे यूट्यूब पे, देख लेना इसको। ड्रग ऑफ चॉइस है ये, CNS, ADHD, बहुत अच्छे हैं। देखो डायग्नोसिस भी है इसका, फोटोज वगैरह देख लो। अन्यूरेसिस की इसमें ये भी है, कोज ऑफ टीथ कनेक्टिंग ये भी है इसके अंदर, देख लो, बहुत अच्छा वीडियो। थैंक यू। और आप सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, और जो भी चाहिए तो कमेंट में डाल दूँगा।